तो क्या आप जानना चाहते हैं कि जिन लोगों की सडन डेथ हो जा रही है, जो आपने टीवी पे मोबाइल पर देखा होगा, कई ऐसे सेलिब्रिटी जो अचानक से स्टेज पर गाना गा रहे थे वो डेथ हो गई, कई लोग जो बारात में डांस कर रहे थे वो अचानक से डेथ हो गई, कई लोग बैडमिंटन खेल रहे थे वो अचानक डेथ हो गई। तो क्या हुआ ऐसा उनके साथ में, क्या हुआ होगा कि उनकी अचानक डेथ हो गई इस तरह से, जिसको कि हम हार्ट अटैक आमतौर पे हम समझ रहे हैं। लेकिन जब मैंने एज ए हॉलिस्टिक और मेटाबॉलिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर सारे डेटा सेट्स को और इस पूरी चीज़ों को एनालाइज किया तो समझ एक चौंकाने वाली चीज़ समझ में आती है, इसमें निकल के आई। और वो चौंकाने वाली चीज़ ये थी कि इसमें सभी केसेस में नसों की ब्लॉकेज वाली समस्या नहीं थी, यानी इसमें कुछ और था, और वो था दिल की धड़कन का असामान्य हो जाना। तो दिलों की धड़कन जो है वो असामान्य क्यों हो गई, ऐसा क्या हुआ कि वो इर्रेगुलर हो गई हमारी जो हार्ट की रिदम है, तो ऐसा क्या हुआ। तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड रिसर्च के द्वारा एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से वो 5 हिडन मार्कर्स हैं जिनके द्वारा आप जान सकते हैं कि ऐसा उन लोगों के साथ में क्यों हुआ होगा, और क्या हम इसके लिए सॉल्यूशन दे सकते हैं इस पूरी समस्या के ऊपर। तो आइए इस मेरे डिटेल्ड रिसर्च एनालिसिस के ऊपर जो मैंने एक इंटरेस्टिंग डिटेल्ड डिस्कशन तैयार किया है उसके ऊपर चर्चा करते हैं और जानते हैं इस सारी चीज़ों के बारे में। इमेजिन करें, एक 35 साल का हेल्दी इंसान है, उसने अपना एनुअल हेल्थ चेकअप क्लियर किया, रिपोर्ट एकदम ग्रीन है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है और डॉक्टर ने उसे फिट डिक्लेयर कर दिया। राइट। फिर वो जिम जाता है, ट्रेडमिल पर स्पीड बढ़ाता है एंड विद इन 10 मिनट्स ही कोलैप्सेस। ये अब कोई फिक्शन नहीं रहा, ये वो हॉरिफाइंग रियलिटी है जो हम रोज उन वायरल सीसीटीवी फुटेजेस में देख रहे हैं। एग्जैक्टली। ये सीन्स एक्चुअली ह्यूमन लेवल पर डीपली डिस्टर्बिंग है। पहले एक आम धारणा थी कि ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज या तो हॉस्पिटल्स के अंदर होती हैं या उन लोगों के साथ जो सालों से क्रॉनिकली बीमार है। सही बात है। पर अब जो हम देख रहे हैं वो एक प्रॉपर सडन डेथ एपिडेमिक है। ये हमारी स्ट्रीट्स पर, जिम्स में और उन सेलिब्रेशन हॉल्स में हो रहा है जहां लोग खुशी से बारात में डांस कर रहे होते हैं। ओ गॉड, हाँ। एक मोमेंट सब कुछ नॉर्मल और अगले ही सेकंड बिना किसी छाती के दर्द या वार्निंग के द पर्सन जस्ट ड्रॉप्स। और इसी ट्रेंड ने लोगों के अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर दिया है। मुझे लगता है ये डर और भी रियल तब हो जाता है जब हम उन आइकॉन्स को देखते हैं जिन्हें हमने रिसेंटली खोया है। सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ 40 साल के थे, पुनीत राजकुमार 46 की एज में। बिल्कुल। म्यूजिकल लेजेंड केके को देखिए। हाँ, केके, वो 53 इयर्स ओल्ड थे जब उनका स्टेज परफॉर्मेंस के ठीक बाद कोलैप्स हुआ। और राजू श्रीवास्तव 58। इन सभी केसेस में एक बहुत क्लियर कॉमन थ्रेड है कि वो फिजिकली एक्टिव थे। राइट, एक्टिव थे, फिटनेस एंथुसियास्ट थे, और सबसे बड़ी बात उनके रीसेंट मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। तो चल क्या रहा है? यही वो वैलिडेशन है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। देखिए, ये एपिडेमिक अब सिर्फ 50+ एज का इशू नहीं रहा जहां हम उम्र को ब्लेम कर देते थे। शरद मिश्रा की जो डीप डाइव एनालिसिस है वो क्लियरली दिखाती है कि ये 25 से 60 साल के एज ग्रुप को ब्रूटल प्रिसिजन के साथ स्ट्राइक कर रहा है। ब्रूटल प्रिसिजन, ये काफी भयानक फ्रेज है। एक्चुअली है। यंग हेल्दी दिखने वाले लोग जो ठीक खा रहे हैं वो इसका डायरेक्ट शिकार बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक काफी रिलेटेबल सवाल उठता है। अगर एक एक्टिव इंसान जिसको कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, जिसकी आर्टरीज क्लियर हैं और लैब रिपोर्ट ग्रीन जोन में है, राइट, और फिर भी वो अचानक मिड डांस या मिड बैडमिंटन मैच कोलैप्स हो रहा है, तो क्या हमारा मेडिकल सिस्टम गलत जगह प्रॉब्लम ढूंढ रहा है? ये बहुत वैलिड सवाल है। शरद मिश्रा की एनालिसिस का कोर बेसिस ही यही ऑब्जर्वेशन है। हमारी सोसाइटी और इनफैक्ट हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम हार्ट हेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ नो ब्लॉकेजेस मानकर बैठा है कि प्लैक नहीं है तो सब ठीक है। एग्जैक्टली। अगर आपकी आर्टरीज क्लियर हैं तो डॉक्टर कहता है आप सेफ हैं। मेडिकली स्पीकिंग यही सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। हमें इस ऑर्गन के फंक्शन को मैकेनिकली 2 अलग सिस्टम्स में डिवाइड करके समझना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं इसको एक सिंपल डे टू डे कॉन्टेक्स्ट में रखूं, जैसे किसी घर को चलाने के लिए 2 सिस्टम्स होते हैं ना? हाँ बिल्कुल। एक होता है पानी के पाइप्स का सिस्टम यानी प्लम्बिंग, जहां से फ्लो मेंटेन होता है, और दूसरा होता है बिजली के तार का सिस्टम वायरिंग, जिससे लाइट्स और अप्लायंसेस चलते हैं। ये एनालॉजी हार्ट के फंक्शन को परफेक्टली मैप करती है। जब हम कन्वेंशनल हार्ट अटैक की बात करते हैं तो वो प्योरली प्लम्बिंग का इशू है। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली पाइप्स में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है और वो ब्लॉक हो जाती हैं, जो कि एक स्लो प्रोसेस होता है। राइट। ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब प्लम्बिंग ब्लॉक होती है तो बॉडी डेस्परेटली वार्निंग्स देती है। इंसान को चेस्ट पेन होता है, हैवी स्वेटिंग होती है। आज हमारी जितनी भी डायग्नोस्टिक्स हैं जैसे एंजियोग्राफी या ईसीजी, ये सब लार्जली इसी प्लम्बिंग को चेक करने के लिए है। पर जो हम इन सीसीटीवी फुटेजेस में देख रहे हैं वहां तो इंसान को वार्निंग मिलने का या छाती पकड़ने का वक्त ही नहीं मिलता, वो बस चलते चलते स्विच ऑफ हो जाता है। क्योंकि वो प्लम्बिंग फेलियर है ही नहीं। वेट, क्या? वो सडन कार्डियक अरेस्ट है और यही शरद मिश्रा की रिसर्च का फोकस है। सडन कार्डियक अरेस्ट प्लम्बिंग का नहीं, वायरिंग का फेलियर है। ओह, वायरिंग का? हाँ, मेडिकल टर्म में इसे अरिथमिया कहते हैं, यानी हार्ट का इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। हार्ट के अंदर एक नेचुरल पेसमेकर होता है जिसे एसए नोड कहते हैं।
ये एक मास्टर स्विच की तरह हर सेकंड एक प्रिसाइज इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। और जब ये वायरिंग फेल होती है तो वो मास्टर स्विच अचानक काम करना बंद कर देता है। हार्ट एक्चुअली बीट करना बंद नहीं करता, वो इफेक्टिवली फड़फड़ाने लगता है, जिसे क्विवर करना कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आना बंद नहीं हुई है, पर वो इतनी क्योटिक हो गई है कि पंपिंग एक्शन जीरो हो जाता है। जैसे शॉर्ट सर्किट होने पर घर की लाइट फ्लिकर करती है और फिर फ्यूज उड़ जाता है। एग्जैक्टली। बाकी खुश हो रहे हैं जबकि घर का फ्यूज बॉक्स जलने वाला है। हम कार्डियोलॉजी क्लिनिक से कैजुअली निकलते हैं पर अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि रूटीन चेकअप्स में उन इलेक्ट्रिकल मार्कर्स को मेजर करने का कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया इंक्लूड ही नहीं किया गया है। यही वजह है कि नॉर्मल रिपोर्ट्स वाले लोग कोलैप्स हो रहे हैं, क्योंकि उनकी वायरिंग चेक ही नहीं हुई। ये तो मतलब ये सिस्टम का बहुत बड़ा फ्लॉ है। पर चलो, ये समझ आया कि वायरिंग फेल हो रही है, पर एक और सवाल है, ये सब अचानक अभी इतना फ्रीक्वेंट क्यों हो गया है? आप पास्ट जनरेशंस की बात कर रही हैं। हाँ, लाइक हमारे दादा परदादा भी तो फिजिकली बहुत एक्टिव थे। वो खेत में हैवी फिजिकल एक्सर्शन करते थे, बारातों में घंटों डांस करते थे। उनके साथ तो ये अचानक शॉर्ट सर्किट इस स्केल पर नहीं होता था। सही बात है। इस हिस्टोरिकल शिफ्ट का जवाब शरद मिश्रा की 2026 की मेटाबॉलिक रिसर्च एक नए कॉन्सेप्ट के थ्रू देती है। इसे कहते हैं हाई बायोलॉजिकल एंट्रोपी। बायोलॉजिकल एंट्रोपी, ये टर्म थोड़ा हैवी लग रहा है। आई मीन सिंपली पुट, आज का मॉडर्न इंसान चाहे बाहर से फिट दिखे, अंदर से एक डीप इंटरनल क्योस और फ्रिक्शन में जी रहा है। हमारा इंटरनल सिस्टम आज एक डबल स्ट्रेस ट्रैप में फंसा हुआ है। डबल स्ट्रेस? पहला क्या है? पहला और सबसे बड़ा स्ट्रेस है मेंटल स्ट्रेस। एक एवरेज वर्किंग प्रोफेशनल के दिन को इमेजिन करें। सुबह उठते ही 50-100 मैसेजेस, फिर टॉक्सिक ट्रैफिक, डेडलाइंस, ईएमआईज। ओह, द यूजुअल एवरीडे एंजाइटी। राइट। इस कांस्टेंट मेंटल फ्रिक्शन की वजह से दिमाग का जो स्ट्रेस कंट्रोल सेंटर है, जिसे एचपी एक्सिस कहते हैं, वो परपेचुअली ओवरवर्क कर रहा होता है। बॉडी लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है, जैसे पीछे कोई शेर पड़ा हो। तो हमारा इंटरनल इंजन पहले से ही रेड लाइन पे चल रहा है। बेस आरपीएम बहुत हाई है। अब इस हाई मेंटल लोड के ऊपर जब हम अचानक एक सडन फिजिकल एक्सर्शन ऐड कर देते हैं तो डिजास्टर स्ट्राइक करता है। जैसे इंटेंस जिम या लाउड ढॉल पे डांस करना। एग्जैक्टली। ऑफिस के एक्सट्रीम स्ट्रेस के ठीक बाद प्री वर्कआउट पीकर हैवी वेट्स उठाना। एचपीए एक्सिस लिटरली एक्सप्लोड कर जाता है। सिस्टम में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल का एक मैसिव फ्लड आ जाता है। इसे फेटल सर्ज कहते हैं। वाओ। और अगर हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, वो वायरिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, अगर वो कमजोर है तो यह सडन एड्रेनलिन सर्ज उस फ्रैजाइल वायरिंग को ओवरवेल्म कर देता है। एक फेटल अरिथमिया ट्रिगर होता है और इंसान कोलैप्स हो जाता है। ये सच में टेरिफाइंग है। लोग एक्चुअली अपना ऑफिस का स्ट्रेस रिलीव करने के लिए ही तो जिम जाते हैं। उन्हें लगता है वो हेल्दी हो रहे हैं, पर उनका इंटरनल फ्यूज बॉक्स इस सर्ज को झेलने के लायक बचा ही नहीं है। उन्हें आइडिया ही नहीं होता। पर अगर ये वायरिंग सच में इतनी ब्रिटल हो चुकी है तो कोई इसको ट्रेस कैसे करेगा? क्योंकि लैब्स तो जैसा आपने बताया नॉर्मल का सर्टिफिकेट दे चुकी हैं। शरद मिश्रा का प्रोटोकॉल यहाँ मेडिकल रिपोर्टिंग को चैलेंज करता है। उनका कहना है कि जब ब्लड रिपोर्ट पर नॉर्मल रेंज लिखा होता है, वो एसेंशियली उस लैब में आने वाले लोगों का एवरेज है, और आज सोसाइटी का एवरेज इंसान अंदर से बीमार और इन्फ्लेम्ड है। तो नॉर्मल का मतलब सिर्फ ये है कि आप बाकी बीमार लोगों जितने ही एवरेज हैं। एग्जैक्टली। अगर ऑप्टिमल लॉन्जेविटी और एक स्ट्रॉन्ग हार्ट चाहिए तो हमें नॉर्मल को छोड़कर 2026 ऑप्टिमल मार्कर्स पर आना होगा। ये एक बड़ा माइंड शिफ्ट है। हम एवरेज को हेल्दी मान रहे थे, तो ये ऑप्टिमल मार्कर्स हैं क्या? ऐसे कौन से हिडन मार्कर्स हैं जो मेरी लैब रिपोर्ट मिस कर रही है? शरद मिश्रा की रिसर्च 3 हिडन मार्कर्स को डाइसेक्ट करती है। शुरू करते हैं मार्कर ए से, मैग्नीशियम और पोटेशियम। इन्हें दी इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजर्स कहा जाता है। वेट, मैग्नीशियम? नॉर्मली हार्ट हेल्थ की बात हो तो लोग कैल्शियम या ओमेगा 3 की बात करते हैं। मैग्नीशियम इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम वो प्राइमरी मिनरल है जो हार्ट सेल्स के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट मेंटेन करता है। ये सेलुलर गेट्स का चौकीदार है। आज मैक्सिमम लोग क्रॉनिकली लो ऑन मैग्नीशियम है। ऐसा क्यों? हमारी डाइट तो रफली वैसी है ना? नहीं, 2 मेजर रीजंस हैं। पहला, मॉडर्न एग्रीकल्चर की वजह से मिट्टी पूरी तरह डिप्लीट हो चुकी है। पालक या सब्जियों में नेचुरली मैग्नीशियम बचा ही नहीं है। और दूसरा, हमारी हाई कार्ब डाइट बचे कुचे मैग्नीशियम को फ्लश आउट कर देती है। आई सी। तो अगर वापस उसी एनालॉजी पर जाऊं, बिना मैग्नीशियम के मेरा हार्ट एक ऐसे फॉल्टी फ्यूज बॉक्स जैसा है जिसमें अर्थ वायर मिसिंग है। इलेक्ट्रिसिटी तो है पर स्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं। बिल्कुल सही। तो एड्रेनलिन का वो पावर सर्ज, चाहे जिम से हो या डांस से, वो सीधा फ्यूज उड़ा देगा क्योंकि स्टेबलाइजर्स मिसिंग है। हाँ, और बायोलॉजिकल टर्म्स में सेल्स हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं। उन छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर फायर करने लगते हैं जिन पर उन्हें चुप रहना चाहिए। इसी से हार्ट क्विवर करने लगता है। ओके, तो मार्कर ए है मैग्नीशियम और पोटेशियम। फ्यूज बॉक्स स्टेबलाइज हो गया, पर उन एक्चुअल फिजिकल वायर्स का क्या जो हार्ट तक इलेक्ट्रिसिटी ले जा रही हैं? यहाँ आता है मार्कर बी। ये है होमोसिस्टीन, जिसे रिसर्च द नर्व इरिटेंट कहती है। होमोसिस्टीन,
ये टर्म मैंने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में रेयरली नोटिस किया है। डॉक्टर्स इस पर फोकस नहीं करते शायद। रेयर इसलिए क्योंकि लैब रेंज कहती है कि होमोसिस्टीन 15 तक बिल्कुल नॉर्मल है और डॉक्टर बस टिक मार्क लगा देते हैं। लेकिन शारद की रिसर्च कहती है कि कंप्लीटली सेफ वायरिंग के लिए ये रेंज 7.0 से कम होनी चाहिए। वेट, 7 से कम? लैब कह रही है 15 ठीक है और ऑप्टिमल रेंज आधी से भी कम है। यही धोखा है। हाई होमोसिस्टीन ब्लड वेसल्स की अंदरूनी लाइनिंग पर एक सैंड पेपर या रेगमाल की तरह रगड़ खाता है। इमेजिन करें आपके घर के मेन वायर्स पर कोई लगातार सैंड पेपर रब कर रहा है। तो वायर्स के ऊपर की जो प्रोटेक्टिव इंसुलेशन होती है वो छील जाएगी। हाँ, वो फ्रे हो जाएगी। और अगर नंगे वायर्स आपस में टच होंगे या स्ट्रेस के वक्त फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट। वही हार्ट में होता है। एक तीरा के होमोसिस्टीन लेवल वाले को लैब ग्रीन सिग्नल दे रही होती है, जबकि अंदर ही अंदर उसकी वायरिंग कंटिन्यूअसली फ्रे हो रही होती है। एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। ये लिटरली गूज़बम्प्स लाने वाली बात है। लैब जैसे ग्रीन फ्लैग दे रही है, वो एक्चुअली सैंडपेपर इफेक्ट है। तीसरा मार्कर क्या है फिर? तीसरा है HbA1c और ग्लाइकेशन। इसे द स्टिकी सिग्नल कहते हैं। HbA1c तो काफी कॉमन है ना, ब्लड शुगर का 3 महीने का एवरेज देखने के लिए करते हैं। हाँ, पर यहाँ भी नॉर्मल का नैरेटिव फ्लॉड है। अगर किसी का HbA1c 5.5% आता है, लैब रिपोर्ट उसे ग्रीन दिखाती है कि आप सेफ हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि 5.5% भी बॉडी में इंटरनल कैरामलाइजेशन का साइन है। इंटरनल कैरामलाइजेशन? जैसे शुगर को हीट करके हम स्टिकी कैरामल बनाते हैं, वैसा कुछ? टेक्निकली हाँ, बिल्कुल वैसा ही। एक्सेस शुगर मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स पर चिपककर उन्हें क्रॉस लिंक को स्टिफ बना देते हैं। अब सोचिए, हार्ट का पेसमेकर जो प्रोटीन्स का बना है, जब उस पर एक्सेस शुगर चिपक जाएगी तो क्या होगा? तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लाइटनिंग फास्ट होने चाहिए थे, वो इस स्टिकी कोटिंग की वजह से डिले होने लगेंगे। एग्जैक्टली, सिग्नल स्लगिश और एरेटिक हो जाता है, टाइमिंग मिसफायर होती है। ओह मैन, तो जो लोग अपनी 5.5% HbA1c की रिपोर्ट देखकर खुश होकर मिठाई खा रहे हैं, वो एक्चुअली अपने हार्ट के पेसमेकर को और स्टिकी और स्लो बना रहे हैं। ये एक मैसिव वेकअप कॉल है। और इसी पॉइंट से एक सबसे बड़ी फाइंडिंग निकल कर आती है। आज के वक्त में क्रोनोलॉजिकल एज, यानी आप कितने साल के हैं, वो मैटर ही नहीं करती। जो मैटर करती है वो है आपकी मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज मतलब मेरी इंटरनल वायरिंग फिजिकली कितनी पुरानी हो चुकी है इस फिक्शन की वजह से। राइट। अगर एक 30 साल के इंसान का होमोसिस्टीन हाई है, मैग्नीशियम डिप्लीटेड है और HbA1c 5.6 है, तो मेडिकली उसकी उम्र 30 साल नहीं है। उसकी वायरिंग किसी 80 साल के बुजुर्ग जैसी ब्रिटल हो चुकी है। I mean, ये पूरी तरह एक्सप्लेन कर देता है कि 25-30 साल के यंगस्टर्स क्यों कोलैप्स हो रहे हैं। बाहर से बाइसेप्स और एब्स दिख रहे हैं, पर इंटरनली वो हाई हीट पर मेल्ट हो रहे हैं। अंदर उनका सिस्टम शॉर्ट सर्किट के एक्सट्रीम एज पर है। तो देखिए, सिर्फ डर पैदा करना हमारा मकसद नहीं है। अगर हमें पैथोलॉजी समझ आ गई है, तो इसको रोकने का सोल्यूशन क्या है? शरद मिश्रा की रिसर्च क्या एक्शनेबल स्टेप्स बताती है? रिसर्च एक 3 स्टेप प्रोटेक्शन प्लान देती है। पहला स्टेप है इलेक्ट्रोलाइट ऑप्टिमाइजेशन। पर ध्यान रहे, सिर्फ पानी या शुगर वाले स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पीना काफी नहीं है। तो क्या चाहिए? हमें राइट फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम चाहिए। मार्केट वाला सस्ता मैग्नीशियम ऑक्साइड अब्सॉर्ब नहीं होता। हमें मैग्नीशियम मैलेट या ग्लाइसिनेट चाहिए, जो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन्स क्रॉस करके हार्ट टिश्यूज तक पहुंचे। साथ में पोटेशियम रिच फूड्स। ओके, तो राइट केमिकल फॉर्म जरूरी है ताकि फ्यूज बॉक्स स्टेबलाइज हो। दूसरा स्टेप क्या है उन लोगों के लिए जो डेली हेवी जिम जाते हैं या वीकेंड पार्टीज करते हैं? उनके लिए स्टेप 2 लाइफ सेविंग है। इसे कहते हैं द वेगस रीसेट। किसी भी सडन हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी से ठीक पहले सिर्फ 2 मिनट डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी है, पेट से गहरी सांस। वेट, सो किसी लाउड शादी में डांस फ्लोर पर जाने से पहले मैं 2 मिनट आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करूं? लोग तो अजीब सोचेंगे ना कि मैं क्या कर रही हूं। लोग क्या सोचते हैं वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि आपका HPA एक्सिस रेगुलेट हो रहा है। ये 2 मिनट का ब्रीदिंग वेगस नर्व को टोन करता है, सिस्टम को ग्राउंड करता है और दिमाग को बताता है कि हम किसी शेर से नहीं भाग रहे हैं। ये उस फेटल एड्रेनलिन सर्ज को ब्लंट कर देता है। वाओ, एक सिंपल ब्रीदिंग ट्रिक शॉर्ट सर्किट ट्रिगर को फिजिकली रोक सकती है। और आखिरी तीसरा स्टेप है द वायरिंग ऑडिट। रूटीन लिपिड प्रोफाइल के आगे बढ़िए। अपना होमोसिस्टीन और हाई सेंसिटिविटी CRP यानी HSCRP स्पेसिफिकली टेस्ट करवाएं। और अगर रिपोर्ट्स ऑप्टिमल रेंज में नहीं आती हैं तो अपने डॉक्टर के साथ बैठकर अर्जेंट रिपेयर प्रोटोकॉल स्टार्ट करें। B विटामिन सप्लीमेंटेशन और डाइट चेंजेस के थ्रू होमोसिस्टीन कम करें। जब तक ये ऑडिट नहीं होगा, आप अंधेरे में हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर निकल कर आती है, सडन डेथ की जो हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज है वो कोई आसमान से गिरी हुई बैड लक नहीं है, ना ही ये ऊपर वाले की मर्जी है जैसे हम खुद को दिलासा देते हैं। बिल्कुल नहीं। ये कंप्लीटली इग्नोर्ड क्रॉनिक मेटाबॉलिक फ्रिक्शन का डायरेक्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी डिटेल्ड एनालिसिस और रिसर्च की जो चर्चा में आपने सुना
कि हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो केवल हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं, नसों के ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वायरिंग की समस्या है। यानी हार्ट की जो बीट है, जो रिदम है, उसके इम्बैलेंस हो जाने की, उसके पूरी तरह से बदल जाने की समस्या है। कि आप खुद अपनी हार्ट हेल्थ और हार्ट वायरिंग को चेक करना चाहते हैं, इसके लिए मैंने हार्ट वायरिंग हेल्थ की एक चेकलिस्ट तैयार की है 2020-26, जिसमें कि जो भी मार्कर्स हमने डिस्कस किए, चाहे वो मार्कर होमोसिस्टीन हो, चाहे वो HbA1c हो, मैग्नीशियम, पोटेशियम हो, इनकी ऑप्टिमम रेंज क्या हो सकती है और आपके लिए कौन सी ऑप्टिमम रेंज होगी, उसके बारे में डिस्कस किया। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप कमेंट में हार्ट लिख सकते हैं। अभी हार्ट लिखेंगे तो आपको इसका लिंक आ जाएगा आपके पास और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। तो अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए आपको खुद एक स्टेप आगे बढ़ना होगा और आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। सिंपली कमेंट करना है, और भी कोई भी आपका कमेंट है इस पूरी डिस्कशन को लेके, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कृपया आप इस कमेंट में डालें। मैं पर्सनली आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो आइए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में और एक नए खोज के साथ में, एक नई रिसर्च के साथ में। थैंक यू।